जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 8वें वेतन आयोग पर एक नई रिपोर्ट लेकर आया हूं। और दोस्तों ये रिपोर्ट है जागरण बिजनेस हिंदी की। एक एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है जिसका नाम है NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं BC शर्मा जी। अब मीडिया ने BC शर्मा जी से कुछ सवाल पूछे 8वें वेतन आयोग से संबंधित, 8वें वेतन आयोग के फिटनेस फैक्टर से संबंधित। कुछ और भी सवाल पूछे पेंशनर्स और कर्मचारियों के मुद्दों से संबंधित। तो दोस्तों सारे सवालों के जवाब दिए हैं BC शर्मा जी ने। 50% DADR को मर्ज करना, इससे संबंधित भी सवाल पूछा गया। 18 महीने का DADR का जो एरियर है उससे संबंधित भी यहां पे सवाल पूछा। कुछ और भी सवाल पूछे कि वेतन आयोग किस तरीके से काम कर रहा है 8 CPC पर, किस तरीके से डिजिटल तरीके से काम कर रहा है वेतन आयोग 8 CPC पर। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न भी यहां पे पूछे। अब दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे और किस तरीके से बिना डरे जवाब दिया BC शर्मा जी ने, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको समझाऊंगा और उसके जवाब क्या दिए ये भी समझाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एसोसिएशन के, फेडरेशन के एक जानकार बंदे ने, एक अध्यक्ष ने ये रिपोर्ट दी है। सही रिपोर्ट है, एक्यूरेट रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और आखिरी में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, पेंशन से जुड़ी जानकारियां, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं। यह रिपोर्ट है जागरण बिजनेस हिंदी की। 8th पे कमीशन 1.90 से ज्यादा नहीं मिलेगा फिटनेस फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे या फिर हम भी आपको बता रहे थे कि हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फिटनेस फैक्टर आपको ना मिले, क्योंकि DA का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो दोस्तों इस पर भी सवाल पूछा गया अध्यक्ष महोदय जी से, BC शर्मा जी से। अब इसका जवाब दिया क्या ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। 50% DA OPS पर NFIR की खरी खरी, NPS UPS को बता दिया छलावा। जी हाँ दोस्तों, NPS के बारे में, UPS के बारे में भी कुछ सवाल पूछे गए, DA मर्ज के बारे में भी कुछ सवाल पूछे गए। 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR के कार्यकारी अध्यक्ष BC शर्मा ने 8वें वेतन आयोग पर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों, फिटनेस फैक्टर, 50% DA मर्जर और पुरानी पेंशन योजना OPS पर खुलकर बात करी है। उन्होंने 3.83 फिटनेस फैक्टर की मांग दोहराई है और NPS UPS को छलावा बताते हुए OPS की वापसी पर जोर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने 3.83 फिटनेस फैक्टर की मांग को दोहराया है कि ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ NPS UPS को छलावा बताते हुए OPS की वापसी पर जोर दिया, यानी कि NPS को बंद किया जाए, UPS को बंद किया जाए और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। आजादी के बाद 55 रुपए से शुरू हुई सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग तक आते आते 18,000 रुपए पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, पहले आपकी पुराने पे कमीशन में, सबसे पुराने पे कमीशन में आपकी बेसिक शुरू हुई थी 55 रुपए से। अब 7वें वेतन आयोग तक आते आते ये बेसिक पे आपकी 55 रुपए से बढ़कर हो गई 18,000 रुपए। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में हर कर्मचारी की नजर इस बात पर है कि अगली सैलरी कितनी बढ़कर आएगी। क्या सच में शुरुआती वेतन 69,000 हो जाएगा 18,000 से बढ़कर 8 CPC में? बेसिक पे में 50% DA मर्जर की सच्चाई क्या है और पुरानी पेंशन OPS पर सरकार का क्या रुख है? इन्हीं सुलगते सवालों के सटीक और बेबाक जवाब दिए हैं
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा जी ने। आइए जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, अब किस तरीके से क्या क्वेश्चंस पूछे गए और फिर जवाब क्या दिया एनएफआईआर के अध्यक्ष बीसी शर्मा जी ने, ये जानते हैं। सबसे पहला सवाल था यहाँ पे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग कैसे काम कर रहा है, क्या प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा बीसी शर्मा जी से कि वेतन आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कुछ आगे की प्रक्रिया चल रही है सिफारिश बनाने की। अब दोस्तों यहां पर क्या जवाब दिया बीसी शर्मा जी ने, ये आयोग पिछले आयोगों से काफी अलग तरीके से काम कर रहा है। ये पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल वर्किंग पर जोर दे रहा है, चाहे मेमोरेंडम देना हो या फिर सप्लीमेंट्री डिटेल्स देनी हो, सब कुछ उनकी वेबसाइट के जरिए हो रहा है। आयोग देश भर में घूम घूम कर, जैसे लखनऊ में स्टेक होल्डर से मिल रहा है, वे डेटा स्टोर कर रहे हैं और अंत में हमें बुलाकर फाइनल चर्चा करेंगे। काम तो तेजी से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीसी शर्मा जी ने बता दिया कि 8वां वेतन आयोग तेजी से काम कर रहा है, सब कुछ पेपरलेस वर्क हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी पेपर की कार्यवाही नहीं हो रही, लिखित में नहीं हो रहा, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो रहा है। कंप्यूटर में सब कुछ फीड किया जा रहा है, जो भी डाटा लिया जा रहा है। अब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द सिफारिशें आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो पहले वेतन आयोग में होता था, पेपर वर्क होता था, लिखा जाता था कहीं, अब दोस्तों जमाना बदल चुका है। अब सब कुछ कंप्यूटराइज है, डिजिटलाइज है, इसलिए अब वेतन आयोग नई तरीके से 8 सीपीसी पे काम कर रहा है, मॉडर्न तरीके से। कंप्यूटर का जमाना है तो सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू सब कुछ काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये गुड न्यूज है हमारे लिए। तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी ये काम है जल्द से जल्द निपटा लिया जाए आगे आने वाले महीनों में। तो दोस्तों इन्होंने यहां पे बता दिया कि पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल वर्किंग पर जोर दिया जा रहा है वेतन आयोग की तरफ से। सब कुछ पेपरलेस तरीके से हो रहा है, यानी पेपर की जरूरत नहीं है, कागज की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, डिजिटल है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा, अब एक और सवाल पूछा, कई लोगों को लगता है कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर सिर्फ एक हवाई नंबर है, एक इमेजिनेशन है या फिर महज दिखावा है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटनेस फैक्टर ही मिला था। इस पर आप क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों फिटनेस फैक्टर के बारे में सवाल पूछा बीसी शर्मा जी से कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर एक इमेजिनेशन जैसा लगता है, जैसे हम कोई सपना देख रहे हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बाकी में इसमें कोई सच्चाई है। अब जवाब क्या दिया, अगर घर में बच्चा 100 रुपए की चीज मांगता है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर घर में बच्चा 100 रुपए की चीज मांगता है तो हम उसे तुरंत मना नहीं करते, भले ही हम उसे 50 रुपए की चीज लाकर दे, लेकिन एक नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएट हम करते हैं। हमारी मांग 100% तार्किक है, हमने बाजार के भाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बेस लेकर यह फिटनेस फैक्टर तय किया है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने कहा है कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर हमने हवा में तय नहीं करा है, कोई सपने में नहीं बनाया है, बल्कि कुछ कंडीशंस यहां पे लगाई हैं, जैसे कि महंगाई हो गई, मार्केट की महंगाई हो गई, वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़े हैं, इंटरनेट का खर्चा हो गया, कुछ खर्चे यहां पे ज्यादा बढ़ गए अभी तक 1/1/2026 से, अगर हम 2016 के बाद देखें, यानी कुछ सही कंडीशन लगाई है और उसके आधार पे 3.83 का फिटनेस फैक्टर दिया है सरकार को, वेतन आयोग को, कि हमें इतना मिलना चाहिए। अब सरकार उसमें नेगोशिएशन कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है, कम भी कर सकती है और ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने इस वजह से हाईएस्ट की डिमांड रखी है। साथ ही साथ एक बच्चे का उदाहरण दिया है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई 100 रुपए की चीज वो मांगता है तो हम उसे तुरंत मना नहीं करते, हम उसे 50 रुपए की चीज लाकर दे देते हैं, यानी उसके साथ कुछ नेगोशिएशन करते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं। ऐसे ही हम सरकार के साथ नेगोशिएट करेंगे।
मांगा हमने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर है। अब यह भी हो सकता है कि वो इससे कम फिटमेंट फैक्टर दे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने इस वजह से हाईएस्ट की डिमांड यहां पे रखी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में सिर्फ 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी। 7 सीपीसी में सिर्फ सरकार ने 14% की वृद्धि करी थी पे पेंशन सैलरी में, जो अब तक की सबसे कम थी। तब भी न्यूनतम सैलरी 26,000 मांगी गई थी, लेकिन 18,000 ही हमें मिली। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जायज मांग रखना छोड़ दें। 2.57 से नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कह दिया कि हमने हाईएस्ट की डिमांड रखी है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर से कम लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा इन्होंने कहा है। यह सरकार के लिए भी मुश्किल है। हमें उम्मीद है कि हमारे तर्कों 69,000 मिनिमम पे और मैक्सिमम पे 259,500 के आधार पर हमें सफलता मिलेगी। अब दोस्तों इनको उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। जो मिनिमम पे है वो 69,000 और जो मैक्सिमम पे है 2,59,500 ये दे सकती है 8 सीपीसी में, ऐसा इनको लगता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, बाकी आप भी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। फिर दोस्तों अगला सवाल, 18,000 से 69,000 की मांग का मतलब है कि ग्रॉस सैलरी 90 से 95,000 तक पहुंच जाएगी। क्या हर सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी अब 1 लाख के करीब होगी? जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों बीसी शर्मा जी से मिनिमम पे के बारे में सवाल पूछा गया। क्या हर एक कर्मचारी का जो वेतन है वो 1 लाख से ऊपर का पहुंच जाएगा अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है? सैलरी का नंबर भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आज की मार्केट वैल्यू देखिए। आज ग्रुप डी का कर्मचारी भी इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है। सैलरी जितनी बढ़ती है उतना ही टैक्स भी कट जाता है। रुपए की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता आज बहुत कम हो गई है। बिजली के बिलों में पुराने पेंशन सरचार्ज जोड़े जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी की जरूरतें पूरी करने के लिए आज भी लोन और ब्याज का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए 1 लाख की सैलरी सुनने में भले ही बड़ी लगे, लेकिन बाजार की महंगाई उसे वही लाकर खड़ा कर देती है जो वो पहले था। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने कुछ गुणा भाग करके बताया है कि 1 लाख रुपए भी बहुत ही कम है आजकल की महंगाई को देखते हुए, और आगे चलकर पिछले 10 सालों में या फिर आगे आने वाले 10 सालों में महंगाई बहुत ही बढ़ेगी या फिर बढ़ी है। तो महंगाई का जो असर है वो कम नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, तो महंगाई को देखते हुए यहां पर जिसकी ज्यादा सैलरी है वो भी कम दिखाई देती है, भले ही वो 1 लाख की सैलरी हो। तो इस वजह से सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है कि महंगाई को देखते हुए महंगाई के अनुसार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, ताकि महंगाई को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने सवाल का जवाब दिया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, एक और सवाल पूछा, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि सरकार 1.80 से 1.90 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी। क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर के अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड जैसी किसी और फॉर्मूले पर विचार कर रही है? जैसे कि सोशल मीडिया पे या फिर हम भी आपको बता रहे थे कि हो सकता है कि सरकार आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर ना दे, कम फिटमेंट फैक्टर सरकार रख सकती है 1.80 से या फिर 1.92 के बीच में या फिर 1.86 से 2.40 के बीच में। अब दोस्तों इन्होंने क्या कहा, जो लोग 1.80 या फिर 1.90 की बात कर रहे हैं वे सिर्फ बढ़े हुए डीए को जोड़कर अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें डीए-डीआर का परसेंटेज जोड़ा जाता है 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार। साथ ही साथ सरकार की जो बढ़ोतरी है उसका परसेंटेज भी जोड़ा जाता है, जिसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं बन रहा 8 सीपीसी का। और यही जानकारी हम भी आपको दे रहे थे। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये सच्चाई है जो सरकारी आंकड़ों में है। आप 7 सीपीसी की रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं। मैं भी इनको कहूंगा कि आप भी 7 सीपीसी की रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं कि किस तरीके से 7 सीपीसी में 26,000 रुपए की डिमांड करी गई थी। 26,000 रुपए मिनिमम पे दी जाए।
3.71 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था 7 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, और सरकार ने क्या दिया, 18,000 मिनिमम पे और 2.57 फिटमेंट फैक्टर, और वो भी 125% डीएडीआर लगा के और सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करके। ये सब कुछ सरकारी आंकड़ों में है। तो उसी के आधार पे हम भी कह रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच मिल सकता है। अब इन्होंने बताया, लेकिन क्या सरकार बाजार की असल महंगाई को इग्नोर कर देगी? जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर दिया है 3.83 का, वो महंगाई के अनुसार दिया है कि महंगाई बढ़ी है तो इतना फिटमेंट फैक्टर तो मिलना ही चाहिए। अब फिर इन्होंने कहा है, क्या सरकार बाजार की असल महंगाई को इग्नोर कर देगी? जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो रेलवे में ये पहले से लागू है। हमें प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है, अगर हम तय टारगेट से काम करेंगे तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों इन्होंने बात को घुमा दिया, फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूछा गया था कि सोशल मीडिया पे कम फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, तो उसका तर्क क्या है, किस हिसाब से है? अब इन्होंने कह दिया कि शायद वो महंगाई भत्ते को जोड़ रहे हैं, इस वजह से फिटमेंट फैक्टर कम बन रहा है। लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने पूरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि किस बेस पर कम फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। इन्होंने अपना तो कह दिया कि हमने महंगाई के अनुसार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखा है। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने सवाल का जवाब दिया है, पूरा सवाल का जवाब यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, कुछ बातें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं बताई। फिर आगे क्या लिखा है, आज 18 लाख कर्मचारियों का काम 12.5 लाख कर्मचारी कर रहे हैं। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी गाड़ियां बिना किसी नई पोस्ट के चलाई जा रही हैं। यह परफॉर्मेंस ही तो है। सांसदों और विधायकों की सैलरी जब मर्जी होती है तो बढ़ जाती है, फिर वर्किंग क्लास को 10 साल बाद मिलने वाले हक के लिए इतना सवाल क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि कर्मचारियों को इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, पेंशनर्स को इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। जब सरकार नेता विधायकों की पेंशन 10 गुना बढ़ाती है, 5 गुना बनाती है, तब तो आप सवाल नहीं पूछते। और जहां कर्मचारियों को, पेंशनर्स को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देने की बात आती है तो आप फिर ऐसे सवाल करते हो। ये इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही बात है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इतने ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं? जरा ये सवाल सरकार से पूछो कि नेताओं के, विधायकों की इतनी पेंशन आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या उसमें ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपने दिया है? तो दोस्तों ये जवाब इन्होंने दिया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा, बेसिक पे में 50% डीए मर्ज होने की खबरें बहुत वायरल हो रही है, इसकी असल सच्चाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, 50% डीएडीआर मर्ज करने के बारे में ये सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाएगा। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, यह कोई फेक न्यूज या फिर सरकार की मेहरबानी नहीं है, यह एक तय फॉर्मूला है जो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पे गलत जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल है कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, बल्कि दोस्तों 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में 50% डीएडीआर को मर्ज करने की बात डायरेक्टली नहीं करी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 5th सीपीसी में यह रिकमेंडेशन थी, 5th सीपीसी की रिपोर्ट में, कि 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाए, और पहले किया भी। लेकिन 7वें वेतन आयोग में डायरेक्टली ऐसा नहीं करा गया, ऐसा नहीं कहा गया कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर ये गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल था 50% डीएडीआर को मर्ज करना। अगर शामिल था तो अभी तक 50% डीएडीआर मर्ज क्यों नहीं हुआ? सरकार ने अभी तक मर्ज क्यों नहीं किया? मैं इनसे सवाल पूछता हूं। जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ ही तमाम अलाउंस, एचआरए भी 25% तक बढ़ जाते हैं। जब डीएडीआर 50% क्रॉस करा था तो ग्रेजुएटी की लिमिट को बढ़ा दिया था यहाँ पे सरकार ने, लेकिन 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करा। पिछले वेतन आयोग में भी डीए को मर्ज करने के बाद ही नया मल्टीप्लायर फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। फिर क्या लिखा है, सरकार इसे हर हाल में लागू करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार इसे हर हाल में लागू करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उन्हें नया फिटमेंट फैक्टर और भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब इनका कहना है कि अगर सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करती तो फिर सरकार को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। अब दोस्तों इस बात का कोई वैसे मतलब निकलता नहीं है कि अगर 50% डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होता तो सरकार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे देगी। दोस्तों ये किस लॉजिक पे इन्होंने बात कही है वो समझ से परे है, क्योंकि दोस्तों जो आपका डीएडीआर अभी है
60% DADR है जनवरी 2026 से। और 7CPC के फॉर्मूले के अनुसार 60% जो DADR है वो लिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और उसमें सरकार की बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा अगर 8वां वेतन आयोग कोई फॉर्मूला नहीं बदलता, जब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 50% DADR मर्ज नहीं करती सरकार तो फिर आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देगी सरकार। ये किस बात का लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप दोस्तों किस तरीके से ये कह रहे हैं, ये यही बात समझते हैं। फिर दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन पूछा, वेतन आयोग की प्रक्रिया अगर लंबी खिंचती है, मान लीजिए 2027 तक, तो क्या सरकार एरियर या फिर इंटरिम रिलीफ अंतरिम राहत देगी? और कोविड के समय जो पैसा रुका था उसका क्या? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने पूछा कि वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक तैयार हो जाएंगी, फिर उसके एरियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। फिर पूछा कि कोविड-19 का जो एरियर था, डीए एरियर का, उसका क्या? अब दोस्तों यहां पे क्या जवाब दिया, हमारी पूरी कोशिश है और मुझे लगता है कि रिपोर्ट जनवरी 2027 तक लागू हो जानी चाहिए। अगर देरी होती है तो निश्चित रूप से हम कम से कम 20% इंटरिम रिलीफ की मांग करेंगे, जो बाद में बेसिक पे में मर्ज हो जाती है। हालांकि 5-6 राज्यों के आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार इसे ज्यादा डिले नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इनका कहना है कि जनवरी 2027 तक सिफारिशें दे देनी चाहिए वेतन आयोग को, सरकार को। साथ ही साथ अगर देरी होती है 8CPC की सिफारिशें देने में, तो फिर हम निश्चित रूप से 20% इंटरिम रिलीफ की मांग करेंगे, अंतरिम राहत की मांग करेंगे, जो बाद में बेसिक पे में मर्ज हो जाती है। फिर दोस्तों इन्होंने कहा कि जो आगामी चुनाव हैं तो उसको देखते हुए सरकार ज्यादा डिले नहीं करेगी, जो आगे आने वाले चुनाव हैं उससे पहले या फिर जब तक 8CPC दे देगी। जहां तक कोविड के समय रोके गए 3 DA इंस्टॉलमेंट की बात है, यानी कि 18 महीने के DA के एरियर की ये बात कर रहे हैं, वो सरासर बेइंसाफी थी। भारत के इतिहास में कभी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा नुकसान रिटायर हो रहे कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स को हुआ, जिनकी DCRG पेंशन और लीव इनकैशमेंट पे सीधा असर पड़ा। सरकार को तुरंत प्रभाव से वो फ्रीज किया हुआ पैसा रिलीज कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि जो 18 महीने का DADR का एरियर था, या फिर जो 18 महीने का जो DADR था, अब उसका असर DCRG पेंशन और लीव इनकैशमेंट पे सीधा असर पड़ा। अब दोस्तों शायद इनको ये बात मालूम नहीं है कि 18 महीने का जो DADR था उसका पैसा लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी पर दे दिया गया था कर्मचारियों को। सिर्फ पेंशन का ही एरियर रुका हुआ है 18 महीने का। अब दोस्तों मुझे लगता है कि इनकी शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। कुछ बातें इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, कुछ बातों का इनको ज्ञान नहीं है। जो 18 महीने का DA का एरियर था, वो पेंशन का एरियर अभी तक नहीं मिला पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। सैलरी का एरियर 18 महीने का DADR का कर्मचारियों को नहीं मिला, और जो पेंशन का एरियर है जो पेंशनर्स को मिलता है 18 महीने का DR का एरियर, वो अभी तक नहीं मिला। ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का 18 महीने का DADR का एरियर वो दे दिया गया था लीव इनकैशमेंट पे, ग्रेजुटी पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया। ये कह रहे हैं कि जो 18 महीने का DA का एरियर है उसका असर DCRG पे पड़ा, ग्रेजुटी पे पड़ा और लीव इनकैशमेंट पे पड़ा। उस पे कैसे असर पड़ेगा जब उसका एरियर सरकार ने दे ही दिया? असर तो सिर्फ पड़ा है कर्मचारियों की सैलरी पर और पेंशनर्स की पेंशन पे, जिसका 18 महीने का DA का एरियर नहीं दिया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनको भी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या क्या बता रहे हैं ये, ऐसा मुझे लगता है। सरकार को तुरंत प्रभाव से वो फ्रीज किया हुआ पैसा रिलीज कर देना चाहिए। बिल्कुल, जो पेंशन का एरियर है वो दे देना चाहिए सरकार को। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने सवाल का जवाब दिया। फिर क्या लिखा है, लेवल 1 और ग्रुप डी के कर्मचारियों को इस 8th पे कमीशन से कितना और क्या फायदा होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 8th पे कमीशन में इससे क्या फायदा होगा, यह भी सवाल यहां पे पूछा। नियम यह है कि जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो नई भर्ती वालों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, लेकिन हमारी मुख्य चिंता न्यूनतम और अधिकतम सैलरी के बीच की खाई को कम करने की है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम पे में जो ज्यादा खाई उत्पन्न हो रही है उसको कम करना। चौथे पे कमीशन तक न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अंतर 1:9 के करीब था। आज एक अधिकारी
2.5 लाख रुपए ले रहा है और निचले लेवल का कर्मचारी 18,000 रुपए। तो सबसे ज्यादा पसीना ग्रुप डी और नॉन गैजेटेड स्टाफ भाता है। लेकिन भत्ते और सुविधाएं ऊपर वालों को ज्यादा मिलती हैं, जैसे कि पास की सुविधा। विदेशों की तरह भारत में भी काम करने वाले लोगों की वैल्यू बढ़नी चाहिए। जो ज्यादा काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इस गैप को हर हाल में कम किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। जो रेशो का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा ने 8वें वेतन आयोग पर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें, फिटमेंट फैक्टर, 50% डीए मर्जर और पुरानी पेंशन योजना पे खुलकर बात करी है। उन्होंने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग दोहराई है। एनपीएस यूपीएस को छलावा बताते हुए ओपीएस की वापसी पे जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, डिमांड में कोई बुराई नहीं है। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, वो भी महंगाई को देखते हुए। जो एनपीएस है, यूपीएस है, उसको खत्म करना चाहिए और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो इन्होंने तर्क दिए हैं, जो इंटरनली तर्क दिए हैं, जैसे कि 18 महीने के डीए के एरियर पे, लीव इनकैशमेंट पे, या फिर कुछ और जानकारियां दी हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ जानकारियां इनको भी नहीं है, प्रॉपर जानकारियां इनको भी नहीं है। इन्होंने सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के आधार पे इनको शायद थोड़ी कम जानकारियां हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों, बाकी जो उन्होंने डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलने की, वो बिल्कुल सही डिमांड है, उस बात पे मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन अगर इंटरनली आंकड़े देखें, अगर लॉजिक देखें, तो दोस्तों वो लॉजिक की कमी मुझे इनकी बातों से लगी है। जो डीप नॉलेज है उसकी कमी मुझे यहाँ पे लगी है, जो उन्होंने जानकारियां दी हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। तो डिमांड तो यहाँ पे पहुंचा दी है, डिमांड तो बिल्कुल सही पहुंचाई है। अब देखने वाली ये बात है कि वेतन आयोग किस तरीके से इन डिमांड को लेता है, वो क्या चीजें तय करता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या कहना है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।